थोड़ा करवाना पड़ेगा। ओके चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर boron is unreactive in crystalline form. Aluminum forms a very thin oxide layer on the surface which protects the metal from further attack. अब amorphous form है एल्यूमिनियम और बोरोन का, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो एयर की प्रेजेंस में। और मैम एमोर्फस मतलब एमोर्फस में मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होगा। जैसे आप फेस पर जो पाउडर लगाते हो वो कैसा फॉर्म है, एकदम एमोर्फस टाइप का है, उसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस टाइप। डायरेक्ट आप हाथ पे लगाते हो तो आपके हाथ में क्रिस्टल टाइप का नहीं रहेगा, पर मटेरियल होगा वो, उसका पार्टिकल, उसकी पार्टिकल की साइज है वो ज्यादा कम होगी, उसको एमोर्फस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम और बोरोन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, वो क्या बना देता है, नाइट्राइड और ऑक्साइड। और नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप, ये ऑक्साइड का नेचर है वो ग्रुप में हम जाते हैं तो वो चेंज होता है उसमें। बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विथ बेसिक मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट। प्रेजेंट ले लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, प्रेजेंट ले लेना अभी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 17 है अभी। अब ये बोरोन ट्राइऑक्साइड है, बोरोन ट्राइऑक्साइड है ना, उसका नेचर कैसा है, बोला है कि भाई ये एसिडिक है। अब जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, तो कोई बेसिक मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, मेटल बोरेट, मेटल बोरेट बना लेता है। और एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब भी आपको पता है, ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसिड बेस के बेस साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एंड दोज ऑफ इंडियम एंड गैलियम आर बेसिक इन देयर नेचर, इन देयर प्रॉपर्टीज। देखो अलग अलग ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और उसमें से जो ऑक्साइड बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। सेकंड दिया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली, एसिड के साथ रिएक्टिविटी कैसी है, तो लास्ट में मैंने आपको ये एग्जांपल की जनरल फॉर्म दिया है ये, ठीक है, कि वो क्या बना लेता है कि वो एसिड के साथ एक्वियस एसिड के साथ रिएक्शन करता है ये एल्यूमिनियम, तो उसमें से प्लस चार्ज वाला ये कंपाउंड बना लेता है या तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, आवाज की इश्यू है, वन मिनट में थोड़ा ठीक करती हूँ। 11.2 important trends and anomalous property of boron. Certain important trends can be observed in the chemical behavior of group 13 elements. The trichlorides, bromides, iodides of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. अब ये ट्राइक्लोराइड्स या तो ब्रोमाइड्स या तो आयोडाइड्स है। अब ये हर एक एलिमेंट्स के साथ अगर अटैच है तो उसका नेचर भी कोवेलेंट है, वो हमें पता है। और अगर उसमें हम वाटर डालें, उसका हाइड्रोलिसिस करें तो इजीली वो हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। स्पीसीज लाइक टेट्राहाइड्रल, ये MOH4 टाइप का मटेरियल बनाता है, एंड ऑक्टाहाइड्रल MHO6 टाइप का भी ये बना देता है, एक्सेप्ट इन बोरोन एग्जिस्ट इन एक्वियस मीडिया। तो ये हमने लास्ट में देखा था कि भाई ये बोरोन है वो एक्सेप्शनल केस है। और द मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट are strong Lewis acid. Boron trichloride easily react with Lewis base such as ammonia to complete the octet around boron. अब क्या कहा है कि देखो ये एग्जांपल लिया है, लास्ट में हमने कोई और एग्जांपल लिया था, और ये स्टडी आई थिंक इस टाइप का ही एग्जांपल था कि ये हमने कर लिया है, आई थिंक मुझे लग रहा है। देखो ये BF3 है और B ऑर्बिटल है, B के साथ तीन फ्लोराइड एटम अटैच है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है। ऑक्टेट नहीं है तो भी ये स्टेबल है, पर देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज उसकी कांटेक्ट में आएगी, डायरेक्ट वो रिएक्ट करके क्या बना लेती है, उसके साथ ये बॉन्डिंग बना लेती है। ये बॉन्डिंग आपको बताया है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवेलेंट तो है पर उसका नेचर कैसा है, तो ये BF3 के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पर उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंसी है। ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स है ना, या तो जो भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये डोनेट करता है, इसलिए स्पेशल इसके लिए ये सिंबल दिया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, सॉरी यस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. It is due to the absence of d orbital that the maximum covalence of boron is 4. Since the d orbital are available with aluminum and other elements, the maximum covalence can be expected beyond 4. और हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम के पीछे क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है. तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो लास्ट में डिस्कशन करा था, जैसे B2sp3 उसका हो सकता है, डी ऑर्बिटल उसमें यूज हो सकती है. तो इसका मतलब है कि वो हेक्साहाइड्रेट समथिंग टाइप का कॉम्प्लेक्स मींस क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहाइड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बना सकता है. मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स हैलाइड AlCl3 आर डाइमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजेस Al2Cl6. दी Al2Cl6 क्यों बोला है, Al2Cl6 क्यों बोला है कि ये AlCl3 हमें इतना पता है कि AlCl3 बोतल में है, पर उसका डाइमराइजेशन फॉर्म भी हो सकता है. क्यों, वो स्टेबल है, डाइमर फॉर्म में वो स्टेबल है, इसलिए डायरेक्ट ये डबल कर दो Al2Cl6. ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया इसका. द मेटल स्पीसीज कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन इन दिस हैलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल. और ये Al2Cl6 में आप स्टडी करोगे तो ये 3 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोराइड एटम है उसके साथ अटैच, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. और ये डाइमरस फॉर्म में आता है तब ये क्या कर देता है, तो एल्यूमिनियम में है डी ऑर्बिटल एम्प्टी और क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर क्या कर देता है, डोनेट करता है. डोनेट मीन्स एक बॉन्डिंग बना देता है, पार्शियली बॉन्डिंग, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था. तो ये ब्रिज मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करने में ये हेल्प करता है, इसलिए ये डायमर फॉर्म है वो स्टेबल है. प्रॉब्लम दिया है 11.3 बोरोन इज अनस्टेबल टू फॉर्म BF6-3 आयन. अब ये अनस्टेबल है तो इसको एक्सप्लेन करो कि भाई ये BF6 फॉर्म में क्यों नहीं रहता. अब कोई ये एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करा है और लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कशन करा था, तो क्या आप ये बता सकते हो BF6-3 है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों ये डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता. उसमें उसकी कैपेबिलिटी नहीं है. उसकी कैपेबिलिटी कितनी मैक्सिमम हो सकती है, एक तो आपने क्या बोला, p ऑर्बिटल नहीं है कि d ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है. वेरी गुड, देखो d ऑर्बिटल नहीं है, देखो p ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हुई, p और s को मिलाकर ओनली 4 ऑर्बिटल हुई. इसका मतलब है वो BF4 बना सकता है पर BF6 नहीं बना सकता. अगर उसके पास d ऑर्बिटल होती तो वो आसानी से बना सकता. तो ये important reason है, due to non availability of d orbital boron is unable to expand its octet. वो octet बनाने expand करने में unable है और therefore it not produce BF6-3 ion. ये एल्यूमिनियम है वो तो आसानी से बना सकता है, ये हमने स्टडी कर लिया है. Some important compounds of boron. अब देखो 11.2 है ना, ये सिलेबस में नहीं है, 11.2 है सिलेबस में नहीं है, पर ये ऑलरेडी हमने आगे स्टडी कर लिया था इसके बारे में. इंट्रोडक्शन टाइप का ये टॉपिक था जो आपको याद, अगर नहीं भी रखोगे चलेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है. पर 11.3 है ना, 11.3 पॉइंट पर तो अभी मैम आप कर रहा हो. यस सारा करवाना है ना भाई. 11.2 तो हमने ले लिया और 11.3 है ना, उसमें भी 11.3.1 11.3.2 ये भी सिलेबस में नहीं है, हम पहले से ही लेते हैं, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. क्या कहा है, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ दी बोरोन. यूजफुल कंपाउंड ऑफ बोरोन आर बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन. अभी स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई ये बोरोन बोरेक्स क्या है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो 1 by 1 सारा आपको स्टडी डिटेल में दिया है कि बोरेक्स, व्हाट इज बोरेक्स, कैसे उसको बनाया जाता है, उसमें से क्या बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है.
ये सारा बताया है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये सिलेबस में है नहीं पर देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसकी फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O7 into 10H2O। in fact it contains the tetranuclear unit B4O5 OH4-2 and correct formula therefore it is Na2B4O5 OH4 into 8H2O। borax dissolve in water to give an alkaline solution। देखो उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ना Na2B4O7 को, तो वो क्या बना देता है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। और उसमें से क्या मिलता है, ऑर्थोबोरिक एसिड मींस H3BO3 मिलता है। ये लास्ट में आप पूछ रहे थे मैडम H3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, तो इसकी फॉर्मूला ये है H3BO3। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप। अगर उसको हीट करते हैं ना बोरेक्स को, तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है। और on further heating it turns into a transparent liquid which solidified into glass like material known as borax bead। अब फर्दर उसको हीट करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, तो पहले तो वो लिक्विड में उसका कन्वर्जन होगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड में, देन वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और किस टाइप का सॉलिडिफाइड, तो वो ग्लास टाइप का मटेरियल बना लेता है। देखो ये टेस्ट हम करते हैं लैब में, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं करी है। बोरेक्स बीड टेस्ट इसको करते हैं। बोरेक्स का पाउडर दिया होता है, व्हाइट कलर का होता है, स्पैचुला में उसको लेते हैं बोरेक्स का पाउडर, या तो वॉच ग्लास में उसको लेते हैं। देन क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा मीन्स पेस्ट बने इस तरह का, ठीक है। पाउडर लिया और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। देन क्या करेंगे कि प्लैटिनम वायर जो है ना, प्लैटिनम वायर यूज करते हैं, उस पर कोई मेटल की या तो एसिड की इफेक्ट नहीं होती। ये पाउडर लिया और उसकी पेस्ट बनाई, देन प्लैटिनम वायर पे उसको ले लिया। प्लैटिनम वायर मान लो इस टाइप का, थोड़ा इस टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको पकड़ना है यहाँ से, और ये प्लेटिनम वायर है और यहाँ पर उसको राउंड करके रखा है। जिसका क्यों रखा होगा, क्योंकि आपको ये बोरेक्स का पाउडर है जिसकी आपने पेस्ट बनाई है ना, ये राउंड है उसमें वो आ जाएगा। देन आपको हीट करना है, उसको हीट करोगे तो यहाँ पर एक बीड बन जाएगा। बीड बन जाएगा मीन्स ग्लास टाइप का मटेरियल बन जाएगा। तो ये ग्लास टाइप का मटेरियल एक बार बन गया, देन आपको क्या करना है, तो हमने जो आपको कंपाउंड दिए होंगे ना कि भाई इसमें आप फाइंड आउट करो कि क्या सोडियम प्रेजेंट है, इसमें पोटेशियम है, या तो कैटायन कौन कौन से प्रेजेंट है और एनायन कौन कौन से प्रेजेंट है, वो आपको स्टडी करना होता है, ठीक है। तो हमने मान लो आपको निकल टाइप का कोई कंपाउंड दिया है, NiSO4 दिया है, तो उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मैडम यहाँ पर निकल +2 प्रेजेंट है और SO4 -2 है, ये कंफर्म है। तो आपने बोरेक्स भी टेस्ट करी, उसमें निकल का कोई स्पेसिफिक कलर होगा। निकल सल्फेट क्या करना है आपको, ये पाउडर है ना, ये बीड पर लगा देना है। मीन्स पाउडर आप स्पैचुला में लो और ये बीड को थोड़ा घुमाओ, अंदर रखकर थोड़ा रोटेशन करोगे तो ये पाउडर इस पर थोड़ा आ जाएगा। देन आपको हीट करना है। तो ये बीड का कलर है, पहले व्हाइट था तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब निकल स्पेशल आई थिंक ग्रीन कलर बताती है, ठीक है। तो ये बीड है वो कलर बता देगी ग्रीनिश टाइप का कलर, इसका मतलब है कि ये कंफर्म है कि निकल प्रेजेंट है इस पाउडर में, ठीक है। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट कही जाती है जो आप लैब में करते हो। और हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लॉसेस ये हो गया कि इसको हीट करते हैं तो पहले वो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करती है, देन फर्दर हीट करते हैं ना तो वो बोरिक एनहाइड्राइड बना देता है। तो द मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल, कितनी क्या क्या बोलो, किसको क्वेरी है, कितनी फिर से बोलो। कितनी हीट देनी है उसको, कितने टेम्परेचर तक? कितने टेम्परेचर पर हीट देनी है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं करा है, जस्ट कहा है कि हीट दो। इसका मतलब है कि नॉर्मल हीट दोगे तो भी चलेगा, अगर जो ज्यादा टेम्परेचर होता तो यहाँ पर लिखा होता, पर नॉर्मल हीट दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर उसका टाइम कोई स्पेसिफिक होगा कि भाई आप उसको 15 मिनट हीट दो, देन देखो कि भाई उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है, उसका स्टेट क्या है, वो आपको देखना है। यहाँ क्या कहा है कि भाई मेटाबोरेट्स मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर and therefore borax bead test can be used to identify them into the laboratory। अब ये ट्रांजिशन मेटल वाला कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, मान लो KMnO4 दिया तो उसमें मैंगनीज है तो मैंगनीज का कोई स्पेसिफिक कलर होगा, ये बोरेक्स बीड टेस्ट करके आप बता सकते हो।
For example, when borax is heated in Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of a platinum wire, a blue colored COBO2 twice bead is formed. अगर कोबाल्ट ऑक्साइड आपको दिया है ना एज ए पाउडर फॉर्म में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया निकल सल्फेट, ठीक है, सेम हम कोबाल्ट ऑक्साइड भी दे सकते हैं। और ये कोबाल्ट ऑक्साइड का पाउडर है ना, वो अगर वो प्लेटिनम वायर, यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई ये प्लेटिनम वायर है ना, उस पर आपने बीड बना लिया है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड आप लेते हो तो क्या करना है कि कोबाल्ट ऑक्साइड में मान लो स्पैचुला में कोबाल्ट ऑक्साइड लिया, देन ये प्लेटिनम वायर जो बीड बनाया है ना उसमें डिप करो, और देन पाउडर थोड़ा सा आपको लगे कि पाउडर आ गया है ये प्लेटिनम वायर पर, बीड पर, देन आपको क्या करना है, फ्लेम पर रखना है, थोड़े टाइम के लिए हीट करना है। थोड़ी ये फ्लेम पर तो ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट देनी पड़ती है। हीट करोगे तो कलर दिखा देगा कि ये कलर है, मान लो कोबाल्ट है तो वो ब्लू कलर टाइप का मटेरियल बता देता है, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कोबाल्ट तो प्रेजेंट है, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैंने 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को करवाया था साइंस फेयर में, तो फ्लैम टेस्ट आई थिंक नहीं थी उसमें, पर टाइट्रेशन वाली मेथड थी, आपने जितना देखा होगा उतना पता होगा, पर ये बोरेक्स बीड टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। लास्ट ओके, ये टॉपिक है 11.3.2 ऑर्थोबोरिक एसिड्स है, और उसकी फॉर्मूला क्या है, तो H3BO3 स्पेशली अलग से लेकर बताया है कि भाई ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है विथ सॉफ्टी टच है, मीन्स थोड़ा उसका अब हम उसको टच करेंगे तो थोड़ा हमें स्लीपरी टाइप का लगेगा। इट इज sparingly soluble in water but highly soluble in hot water. It can be prepared by acidifying an aqueous solution of borax. ये बोरेक्स का सॉल्यूशन है, उसको एसिडिफाई करेंगे तो उसमें से हमें ये मिल सकता है, Na2B4O7 है, उसमें वाटर डालो और HCl डालो, मीन्स हाइड्रो एसिड डालो, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें से BOH3, इसका मतलब है H3BO3। अब इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि अगर ट्राई हेलाइड्स फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स है ग्रुप 13 के, तो उसमें हम वाटर डालेंगे तो इजीली वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, मीन्स ये हाइड्रोक्साइड या तो H2O मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो सकते हैं। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लानर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एज शोन इन, ये फिगर है इसमें देखो H3BO3 वो स्ट्रक्चर है, किस टाइप का होगा, प्लेनर टाइप का होगा। और किस तरह से आपको इमेजिन करना है आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो ये आपको याद रखना है। H3BO3 का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ ले कि भाई ये H3BO3 है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, प्लानर है, बैंड है, ये है वो है, इस टाइप का पूछ ले, आपको क्या बोलना है कि ये प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन में है। मान लो आप क्या करो कि एक पेज रखो, उसमें आप बीच में रखो बोरोन, देन ऑक्सीजन रखो, देन ये H रखो, देन फिर से ये ऑक्सीजन रखो और H यहाँ पर रखो, देन फिर से यहाँ पर क्या करो कि ऑक्सीजन रखो और यहाँ पर हाइड्रोजन रखो। और ऐसा नहीं जरूरी कि भाई एक ही ये बोरोन का BOH3 का मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ BOH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसका इंटरेक्शन हाइड्रोजन का इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल है कोई भी बोरोन का BOH3 का, तो वहां पर ऑक्सीजन होगा तो आसानी से उसका ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है। तो ये आपको ड्रॉ करने में आई थिंक डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है, और डिफिकल्टी नहीं भी होनी चाहिए, इजी ये स्ट्रक्चर है, कोई डिफिकल्ट लेवल का है नहीं। इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा यहाँ पार्शियली बॉन्डिंग बता देनी है, ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से बता देनी है, ये राइट स्ट्रक्चर है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। Boric acid is a weak monobasic acid. It is not a protonic acid but acts as a Lewis acid by accepting electrons from hydroxyl ion. ये क्या है भाई, लेविस एसिड कहलाता है, और वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उसके पास से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्सेप्ट करता है। BOH3 है उसमें आप वाटर डालो तो BOH4 बना देता है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके साथ अटैच
हो जाता है वाटर में से और यहाँ पर H3 वो प्लस है वो रिलीज होता है। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन फॉर्म में मेटाबोरिक एसिड HbO2। इसको अगर हीट करते हैं और टेम्परेचर दिया है कि भाई टेम्परेचर आप दो 370 केल्विन तो HbO2 मिलता है। और विच ऑन फर्थर हीटिंग, फर्थर अगर उसको हीट करो तो उसमें से क्या मिलता है B2O3, ये मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है। देखो इस टाइप के इक्वेशन आपको पता भी नहीं होगा, कभी कभी पूछ लेंगे कि भाई B2O3 किस में से बनता है, B2O3 है स्टार्टिंग मटेरियल उसका क्या है, या तो इसको कितनी हीट दे तब जाके ये हमें मिलता है HbO2। जिसमें जितना आपको दिया है वो आपको याद रखना है। अब यह प्रॉब्लम लास्ट हमारे पास 1 मिनट है, यह प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।